हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एईसी प्लस यूट्यूब चैनल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएससी जेई मेंस के लिए जो 100 सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है उसमें सभी लोगों का स्वागत है। और इस सेशन के अंदर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। देखिए, इंटरनल कंबशन इंजन का प्री में भी काफी ज्यादा वेटेज था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेंस में भी काफी ज्यादा वेटेज रहेगा। और इस सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्वेश्चंस का जो लेवल होगा डेफिनेटली हम प्री से ऊपर वाले क्वेश्चन यहाँ पर इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। गेट ईएस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं जिनमें कैलकुलेटर की भी आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आप लोग कंप्लीट बैच चाहते हो कि यहाँ पर एक ऐसा आपको बैच मिल जाए जिसमें सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल हो, साथ में थ्योरी भी अवेलेबल हो जिसको हम कम समय में रिवाइज कर सकें, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो, तो उसके लिए हमारी जो टीम है एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की, हम लोगों ने हमारी जो एप्लीकेशन है एईसी प्लस, उस पर एक बैच लॉन्च किया है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच। इस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच में जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 200 प्लस आवर्स के लेक्चर मॉड्यूल रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आप आपके जितने भी सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट है, उसको काफी कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे क्रिस्प मैनर में। डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड सेशन है जिससे आप बड़े से बड़े सब्जेक्ट को काफी कम समय में आप रिवाइज कर पाएंगे। इसके अलावा इसी बैच के अंदर आपको लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए, काफी अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए, वो उनके सेशन भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। साथ में इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी और नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। इस सारे जितने भी सेशंस होंगे, आइदर वो लेक्चर्स मॉड्यूल हो या फिर प्रैक्टिस सेशन हो, सबके पीडीएफ भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जैसा कि मैंने बताया, आईसी इंजन हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आईसी इंजन का ये जो पहला लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन है वो मिक्स क्वेश्चन है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, सभी से रिलेटेड सभी से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। और बेसिकली सिंपल जो हमारे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, डुअल साइकिल की जो वर्किंग होती है उस पर बेस्ड इस सेशन के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीटी डायग्राम। देखिए, आप लोगों ने टीएस और पीवी डायग्राम तो पढ़े होंगे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल सभी के, बट यहां पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीटी डायग्राम इलस्ट्रेट द ऑटो साइकिल ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए, दो कंडीशन यहां पर हमें दी गई है। आइडियल गैस, वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ऑटो साइकिल में, एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है, वहां पर हम आइडियल गैस कंसिडर करते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑटो साइकिल का पीटी डायग्राम है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ऑटो साइकिल की, तो ऑटो साइकिल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यहां पर चार प्रोसेस कौन कौन सी होती है। तो चार प्रोसेस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट रिजेक्शन होता है। तो अगर इसके पीवी डायग्राम की अगर हम बात करें, तो जो पहली प्रोसेस होती है कंप्रेशन, वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। देन उसके बाद में कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है। देन उसके बाद में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही यहां पर क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। इसलिए साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। जिस प्रोसेस के थ्रू हीट एडिशन होता है उसके बेसिस पर इसका नेमिंग किया जाता है। डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोला जाता है। तो ये ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम होता है। 1 से 2 कंप्रेशन हो रहा है, 2 से 3 हीट एडिशन, 3 से 4 एक्सपांशन, और 4 से 1 जो है ये क्या है, आपका हीट रिजेक्शन। और आप देख सकते हो 2 से 3 और 4 से 1 जो है ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं यहां पर इसके टीएस डायग्राम की, तो टीएस डायग्राम प्लॉट करना भी आसान है। देखिए, 1 से 2 जो है ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, तो इसका टीएस डायग्राम हम प्लॉट कर सकते हैं। 1 से 2 एक हमें वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इसके बाद में 2 से 3 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का टीएस डायग्राम पर एक स्लोप होता है, वो आपको पता होना चाहिए, टी बाई सीवी होगा। तो एक टी बाई सीवी स्लोप की एक लाइन हम बनाएंगे यहां पर। इसके बाद में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन के बाद में हीट रिजेक्शन जो है वो भी कांस्टेंट प्रेशर पर है। ये भी नॉट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और ये जो है ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ओके,
तो ये पीवी और टीएस डायग्राम तो सभी लोगों को पता होता है, इसकी एफिशिएंसी भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूं। एफिशिएंसी जो होती है 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1, आज जो होता है ये कंप्रेशन रेशियो होता है। अब यहां पर हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसका पीटी डायग्राम। देख सकते हो आप क्वेश्चन में, यहां पर हमसे पूछा गया है पीटी डायग्राम। तो देखिए पीटी डायग्राम अगर हमें पता करना है तो यहां पर क्लू हमें दिया गया है। देखिए अगर मैं बात करूं तो ये क्लॉकवाइज साइकिल है, पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये क्लॉकवाइज साइकिल है। तो आप इसका पीवी डायग्राम बनाए या टीएस डायग्राम बनाए, वो क्लॉकवाइज ही बनना चाहिए। ओके, तो यहां पर हम चारों ऑप्शन को अगर देखते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो इन दोनों साइकिल में आप देख रहे हो, इन दोनों साइकिल में यहां पर स्ट्रेट लाइन से बनाया गया ये साइकिल, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस साइकिल के अंदर भी एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहां पर इस साइकिल के अंदर भी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस साइकिल के अंदर भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब पीटी डायग्राम पर स्ट्रेट लाइन कब बनता है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है यहां से लेकर यहां तक, या फिर हम इस प्रोसेस की बात करें, ये इस प्रोसेस का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यहां पर भी यहां से लेकर यहां तक इसका स्लोप कांस्टेंट है, यहां से लेकर यहां तक ये प्रोसेस में ऐसी प्रोसेस है जिसका स्लोप कांस्टेंट है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे क्या, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। अब देखिए पीटी डायग्राम पर स्लोप का मतलब क्या हुआ, पीटी डायग्राम पर स्लोप का मतलब होगा डेल पी बाई डेल टी, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पर डेल पी बाई डेल टी क्या बनेगा हमारा, एम इंटू आर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एम आर डिवाइडेड बाई वी, और ये एम आर और वी तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए आप ध्यान रखिए कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसका स्लोप जो रहेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पीटी डायग्राम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप जो रहेगा क्या रहेगा, पीटी डायग्राम पर कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट स्लोप वाली प्रोसेस है, इसमें भी कांस्टेंट स्लोप वाली प्रोसेस है, दोनों में। ये बात समझ में। अब इन दोनों में से हमें मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन सी बी जो होगा ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से हमें एक को एलिमिनेट करना, एक आंसर होगा। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसका मतलब यहां पर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, 1 से 2 अगर मैं इसको नाम दे रहा हूं, ओके 1 से 2 नहीं, हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, तो 1 से 2 की जगह हम इसको बोलेंगे 2 से 3, इसको क्या बोलेंगे, 2 से 3। तो ये प्रोसेस अगर मैं 2 से 3 बोल रहा हूं, उसके बाद में 3 से 4 कौन सी प्रोसेस होती है, देख लीजिए आप, 2 से 3 ये प्रोसेस है, 3 से 4 क्या है, एक्सपांसन, 3 से 4 एक्सपांसन, इसका मतलब इसमें क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 अगर मैं इसको बात कर रहा हूं, इसको भी 3 से 4 बोल रहा हूं, इसको भी 3 से 4 बोल रहा हूं, तो इन दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये 4 से 1 तो इसमें क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, और 1 से 2 जो है क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, 1 से 2 जो है क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब देखिए इस कंप्रेशन में 1 से 2 अगर मैं इसको कंप्रेशन बोल रहा हूं, कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो यहां पर प्रेशर बढ़ नहीं रहा है, यहां पर प्रेशर क्या रख दिया इन्होंने, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रख दिया, क्योंकि पीटी डायग्राम है। जबकि 1 से 2 में, 1 से 2 में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये 1 से 2 इस तरह से बनेगी, जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि प्रेशर जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो किस तरह से हमने इसका आंसर निकाला ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पीटी डायग्राम ऑटो साइकिल का किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनाते हैं पीटी डायग्राम ऑटो साइकिल का। कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहां पर जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जिस प्रोसेस पे हो रहा है, उन दोनों प्रोसेस का जो स्लोप है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो डेफिनेटली यहां पर डायग्राम के अंदर क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और क्लॉकवाइज रहेगा तो क्लॉकवाइज हमने देख लिया, तो इसलिए यहां पर ये वाला ऑप्शन हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या, यस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल मतलब ऑटो साइकिल। तो मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट, मैक्सिमम स्पेसिफिक आउट की बात चल रही है यहां पर, मतलब ये बात चल रही है वर्क की। तो ये वर्क मैक्सिमम कब मिलेगा, तो ये W मैक्सिमम कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए W मैक्सिमम के लिए पहले W हमें पता होना चाहिए, W क्या होता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूं कि यहां पर हमें जो नेट वर्क मिलता है किसी भी साइकिल में वह क्या होता है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट। और ऑटो साइकिल में हीट सप्लाई जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, हीट रिजेक्ट जो है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर हीट सप्लाई, तो MCV कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। MCV कहां से कहां तक होता है हीट सप्लाई, हम जो डायग्राम बनाते हैं उसमें जनरली 2 से 3 लेते हैं। तो हीट सप्लाई जो रहेगा ये, इसमें टेम्परेचर जो चेंज होगा ये 2 से 3 होगा, तो ये बन जाएगा आपका T3 माइनस T2। हीट रिजेक्ट कहां से कहां तक होता है, हीट रिजेक्ट होता है 4 से 1। तो कितना हीट रिजेक्ट होगा, MCV T4 माइनस T1। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। तो इस इक्वेशन को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो एक रिलेशन और आप लोगों को पता होना चाहिए ऑटो साइकिल के लिए, कि जो 2 पॉइंट पे टेम्परेचर और 4 पॉइंट पे टेम्परेचर होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 पॉइंट पे टेम्परेचर और 3 पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है इसके बराबर होता है। ये रिलेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल है, आप निकाल भी सकते हो इसको। अब देखिए यहां पर हम इस T2 को, अब देखिए यहां पर वेरिएबल क्या है, ये ध्यान रखें कि मिनिमम टेम्परेचर फिक्स होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी फिक्स होता है। मिनिमम टेम्परेचर क्यों फिक्स होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मैक्सिमम टेम्परेचर मेटलर्जिकल कंडीशन, एक लिमिट से ज्यादा हम टेम्परेचर डेवलप नहीं कर सकते। तो 1 और 3 जो है यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। इस T2 या T4 को हम यहां पर इस इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और पूरी इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल बचेगा, या इधर इट इज T2 या फिर T4। और इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है इसे, तो यहां पर हमारे पास कंडीशन आती है कि T2 जो होगा ये T4 के बराबर होना चाहिए, और ये स्क्वायर रूट ऑफ T1 और T3 के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क। तो ये क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, कंडीशन फॉर W मैक्स। और ये कंडीशन जब हम पुट करते हैं इस वर्क में, तो हमारे पास W मैक्स कितना आता है ये भी आप याद रखें। मैक्सिमम वर्क जो आता है MCP स्क्वायर रूट ऑफ T3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ T1 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला भी आप साथ में याद रखें। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, तो वो कब मिलेगा, वो इस कंडीशन में मिलेगा। तो ऑप्शन हम देखते हैं यहां पर, द वर्किंग फ्लूइड शुड बी एयर, ऐसा तो कुछ है नहीं। द स्पीड शुड बी हाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। सक्शन टेम्परेचर शुड बी हाई, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए डी ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद में मतलब T2, एंड एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद में कौन सा टेम्परेचर मिलता है हमें, T4 शुड बी इक्वल। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, जब कंप्रेशन के बाद में और एक्सपांशन के बाद में जो टेम्परेचर होता है दोनों बराबर हो, और किसके बराबर हो वो भी मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर रूट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को पता चल गया, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहां पर हमारे पास दो टेबल दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो यहां पर आपको बताना है लिस्ट 1 में प्रोसेस दी गई है और लिस्ट 2 में साइकिल का नाम दिया गया है। तो आपको किस साइकिल में कौन सी प्रोसेस होती है ये पता होना चाहिए। तो ऑटो साइकिल में आपको पता होना चाहिए दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, दो एडियाबेटिक प्रोसेस में लिख देता हूं रिवर्सिबल एडियाबेटिक। और ऑटो साइकिल में दो क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। इस तरह से इन शॉर्ट में मैंने लिख दी। सॉरी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब यहां पर हमें ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो यहां पर लिस्ट 1 में आप देखेंगे तो यहां पर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और लिस्ट 2 में हमारे पास यहां पर साइकिल के नाम दिए गए।
तो आपको सभी साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, ऑटो, डीजल, कार्नोट, स्टर्लिंग, सभी साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ऑटो साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ऑटो साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट रिजेक्शन होता है, और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक होती है, एक्सपांशन और कंप्रेशन। तो यहां पर आप सबसे पहले देखें, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक और टू कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ये ऑटो साइकिल के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो सी किससे मैच होगा, 1 से मैच होगा, ठीक है। और कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिजेक्शन होता है, आइसोथर्मल, और एक्सपांशन और कंप्रेशन जो है वो एडियाबैटिक होगा। तो कार्नोट साइकिल के लिए टू आइसोथर्मल, टू एडियाबैटिक, तो ए का मैच किससे होगा, सी से होगा। अब देखिए जूल साइकिल, जूल साइकिल ये जो साइकिल होता है इसे हम ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। तो ब्रेटन साइकिल में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर ही हीट रिजेक्शन होता है, और एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा और एडियाबैटिक क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर वाला कौन सा प्रोसेस है, देखिए दो एडियाबैटिक प्रोसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो डी का मैच किससे होगा, जूल साइकिल से 2 से। बचा हुआ क्या है, बी, बी डेफिनेटली किससे मैच होगा, 4 से। तो आप ध्यान रखें स्टर्लिंग साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है ऑटो साइकिल में, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो बन जाता हमारा स्टर्लिंग साइकिल। तो स्टर्लिंग साइकिल और ऑटो साइकिल में हीट एडिशन और रिजेक्शन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही होता है, बट स्टर्लिंग साइकिल में जो एक्सपांशन और कंप्रेशन होता है वो आइसोथर्मल होता है, ऑटो साइकिल में एक्सपांशन और कंप्रेशन जो है वो एडियाबैटिक होता है। तो यहां पर देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए 3 से मैच करेगा, और बी किससे मैच करेगा, 4 से, और सी किससे मैच करेगा, 1 से। तो ऑप्शन सी जो होगा यही करेक्ट होगा। तो इन सभी साइकिल के बारे में, सभी साइकिल की प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में भी दिया गया है यहां पर सभी साइकिल के बारे में कि हीट एडिशन कैसे होगा और एक्सपांशन और कंप्रेशन कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटो साइकिल। देखिए यहां पर जो पहला स्टेटमेंट है क्या है, इट इज नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल। कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है, कहीं पर बोल देते हैं कि ये तो रिवर्सिबल होता है, बट एक्चुअल में ये रिवर्सिबल साइकिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है रिवर्सिबल साइकिल, क्योंकि देखिए रिवर्सिबल साइकिल में सारी प्रोसेस जो है क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। एक्चुअल में क्या ऑटो साइकिल में सारी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। अब अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को पढ़ो। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए इट्स efficiency can be improved by using working fluid of higher value of ratio of specific heat। देखिए ऑटो साइकिल की बात चल रही है, तो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी जो होती है 1-1/r⁻⁻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 
एंड स्पेसिफिक हीट के रेशियो का, गामा का। और किस तरह से डिपेंड करती है आपको पता होना चाहिए कि गामा की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो यहां पर इफिशियंसी जो होगी क्या होगी, बढ़ेगी। गामा की वैल्यू बढ़ाने पर इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ती है। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर भी इफिशियंसी जो है क्या होती है, बढ़ती है। तो कंप्रेशन रेशियो मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 पर इफिशियंसी क्या होगी, 0 होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। अगर यहां पर गामा की वैल्यू सपोज मैं ले रहा हूं 1.4 और वहीं पर अगर मैं गामा की वैल्यू चेंज कर देता हूं 1.67 लेता हूं तो इफिशियंसी क्या मिलेगी, हमें ज्यादा मिलेगी। और वहीं पर अगर गामा की वैल्यू और कम कर देता हूं तो इफिशियंसी जो होगी क्या होगी, और भी कम हो जाएगी। ये गामा की वैल्यू किस गैस के लिए होती है ये भी पता होना चाहिए। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए 1.33, एयर के लिए 1.4 जो कि मोनोएटॉमिक गैस मानते हैं हम, और डायएटॉमिक मानते हैं, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.67 होती है। तो गामा की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगी। तो जितना गामा ज्यादा होगा इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रखें। आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो भी इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ये तो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रैक्टिकल वे ऑफ इंक्रीजिंग इट्स इफिशियंसी इज टू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, बिल्कुल सही। कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या होगी, बिल्कुल बढ़ेगी। एक्सपांशन का स्कोप जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट, कार्बोरेटेड गैसोलीन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल, गैसोलीन इंजन जो है वर्किंग उसकी जो होती है ऑटो साइकिल पर बेस्ड होती है, विथ कंप्रेशन रेशियो मोर देन 12, ये बात गलत है।
कंप्रेशन रेशियो 12 से ज्यादा नहीं होता है, 12 से कम होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। अब फोर्थ वाला गलत है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया, बचा ऑप्शन कौन सा। अगर आप डायरेक्टली फोर्थ वाले स्टेटमेंट को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आंसर तो वैसे ही भी कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट जो पहला है ये भी क्या है, सही है, मतलब इट इज नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल, बिल्कुल सही है। ऑटो साइकिल जो है इट इज नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप ध्यान रखें ऑटो साइकिल के लिए। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, बट लास्ट में उन्होंने 12 मोर देन 12 लिख दिया, इसलिए गलत हो गया है। लेस देन 12 अगर होता तो ये भी स्टेटमेंट क्या होता, सही होता। ठीक है, तो यहां से काफी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन यहां पर जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन अपन ने देखा था, दो लिस्ट हमें दी गई है टेबल के फॉर्म में। यहां पर सभी साइकिल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। देखिए अब इफिशियंसी की बात की गई यहां पर, देखिए साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन फिक्स टेम्परेचर लिमिट, लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकिल इफिशियंसी टेम्परेचर। तो देखिए सभी की इफिशियंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर आ रहा ऑटो साइकिल, डीजल, कार्नोट और ब्रेटन। तो सबकी इफिशियंसी के फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं। ऑटो साइकिल की इफिशियंसी जो होती है ये कितनी होती है, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। डीजल साइकिल की इफिशियंसी क्या होती है, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1 इंटू रो की पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1। ये रो जो होता है यहाँ पर कट ऑफ रेशियो होता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी, ये तो सभी को पता होगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, 1 - लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। और एक और क्या दिया है यहाँ पर ऑप्शन में, ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल की इफिशियंसी जो होती है प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है। तो ये जो इफिशियंसी का रिलेशन बनता है 1 - 1 अपॉन आर की पावर आरपी की पावर गामा -1 अपॉन गामा। ये आरपी जो होता है प्रेशर रेशियो होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर क्या, ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी किस पे डिपेंड करी, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी आर पर भी डिपेंड करी और गामा पर भी डिपेंड करी। डीजल साइकिल की इफिशियंसी अगर मैं बात करूं तो आर पर, गामा पर और रो पर भी डिपेंड कर रही है, कट ऑफ रेशियो है ये रो। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्नोट की केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ब्रेटन की प्रेशर रेशियो पर डिपेंड कर रही है और गामा पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो देखिए यहां पर ऑटो साइकिल इफिशियंसी डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर लिमिट, तो टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करेगी किसकी इफिशियंसी, तो ये तो कार्नोट होगा, तो सी का मैच किससे होगा, 1 से होगा। इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेशर लिमिट, तो प्रेशर लिमिट पर कौन किसकी इफिशियंसी डिपेंड करती है, ब्रेटन साइकिल की करती है। कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट के बारे में भी बोला गया है ना यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा ऑटो साइकिल की इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो, तो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करेगी। ब्रेटन साइकिल हो चुका है, डीजल साइकिल इफिशियंसी कट ऑफ रेशियो पर डिपेंड करेगी। तो देखिए ए का किससे मिलन होगा, 3 से होगा, बी का मैच किससे होगा, 4 से होगा, सी का मैच किससे होगा, 1 से होगा, और डी का मैच किससे होगा, डी विल मैचेस विद 2। तो देख लीजिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन ए जो होगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी की इफिशियंसी का रिलेशन आपको पता है तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हो आसानी से। चलिए तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सभी साइकिल की इफिशियंसी के फॉर्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन फोर्स साइकिल ऑन टीएस प्लेन। अब देखिए टीएस डायग्राम की बात चल रही, साइकिल यहां पर कौन कौन से, रैंकाइन है, ऑटो है, कार्नोट है, डीजल है। तो सभी के टीएस डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो कार्नोट का जो टीएस डायग्राम है आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल बनता है। तो कार्नोट का रेक्टेंगल बनता है, तो फोर्थ जो है वो तो कार्नोट ही होगा, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो यहां पर ये ऑप्शन डी और ए जो है ये तो आप वैसे ही इलिमिनेट कर सकते हो। कार्नोट का जो टीएस डायग्राम होगा वह एक रेक्टेंगल होता है। अब अगर मैं बात करूं ये डॉम कहां पर बनता है, वेपर पावर साइकिल में। वेपर पावर साइकिल जो होता है रैंकाइन साइकिल होता है। तो ये तीनों साइकिल में, चारों ऑप्शन में आप देख सकते हो कि
डोम केवल इसी में, मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, रैंकाइन होगा, डेफिनेटली ये रैंकाइन होगा, तो रैंकाइन पहले होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, बचा ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी। अब ऐसे तो हमने आंसर निकाल लिया, बट इनके टीएस डायग्राम हमें बनाना भी आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं रैंकाइन साइकिल की, तो रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक पंपिंग होगी, तो पंपिंग होती है तो आपको पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक पंपिंग हो रही है, इसका मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है बॉयलर के अंदर, ये सुपर हीटिंग भी हो गई कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन। उसके बाद में रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांसन होता है, ये एक्सपांसन हो गया। और जो हीट रिजेक्शन होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, और डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेम होते हैं। तो ये हमारा रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम बन गया, जो कि आपको पावर प्लांट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये टीएस डायग्राम किसका है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोला है, मतलब ये डेफिनेटली ऑटो साइकिल का होगा। ऑटो साइकिल में क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंट्रोपी भी बढ़ेगी, हीट एडिशन होगा तो। एक्सपांसन जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, तो यहां पर एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिग्रीज होगा। इसके अलावा हीट रिजेक्शन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो इसके पैरेलल बन जाएगा, हीट रिजेक्शन हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो ये बन गया हमारा ऑटो साइकिल बन गया। वहीं पर ये जो साइकिल है ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप कम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप क्या है, ज्यादा है, तो ये डीजल साइकिल हो जाएगा हमारा। और कार्नोट साइकिल में क्या होता है, कंप्रेशन होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट एडिशन होगा, एक्सपांशन होगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। तो ये हमारा ऑटो साइकिल कार्नोट साइकिल बन गया। तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है, इन ए स्टैंडर्ड ड्यूअल एयर साइकिल, ड्यूअल साइकिल की बात चल रही है। ओके, 5 प्रोसेस होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखें। फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एंड फिक्स वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो, फिक्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई एंड फिक्स वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो, द मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर की अगर मैं बात करूं, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है नेट वर्क डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो जो है क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। अब क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ ले। देखिए अब यहां पर क्या बोला है, मीन इफेक्टिव प्रेशर की हमें बात करना है। अब क्या बोला है, साल बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन आरपी एंड डिक्रीज इन आरसी। देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, अगर हम आरपी को इंक्रीज करेंगे। आरपी जो है क्या, प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हीट एडिशन होता है। देख लेते हैं हम, ड्यूअल साइकिल को बना लेते हैं पहले तो। यहां पर मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूं ड्यूअल साइकिल का। तो देखिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ड्यूअल साइकिल बेसिकली है क्या, ड्यूअल साइकिल जो है ये ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को दोनों की वर्किंग को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो इसमें हीट एडिशन जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर भी पर भी होता है, और एक्सपांशन के बाद में क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होगा। ओके, ये ड्यूअल साइकिल होता है जिसके अंदर 5 प्रोसेस होती है। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो प्रेशर रेशियो जो होता है क्या होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है। मतलब प्रेशर रेशियो जो है यहां पर, जो यहां पर डिनोट किया गया है क्या, आरपी से। तो आरपी का मतलब यहां पर क्या है, आरपी विल बी द रेशियो ऑफ प्रेशर एट 3 पॉइंट एंड प्रेशर एट 2 पॉइंट, ये आरपी होता है। और यहां पर ये वॉल्यूम एट 4 एंड वॉल्यूम एट 3, इससे हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो। और यहां पर कट ऑफ रेशियो को जो डिनोट किया गया है उसे डिनोट किया गया है आरसी से। आरसी से भी कट ऑफ रेशियो को क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। तो ये 4 पर जो वॉल्यूम है और 3 पर जो वॉल्यूम है, इट विल बी ए कट ऑफ रेशियो। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ेगा। ये बढ़ेगा अगर इसकी वैल्यू आरपी की वैल्यू में क्या करूंगा, यहां पर देखिए आरपी की वैल्यू शाल बी इंक्रीज एंड
आरसी की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। मतलब हम अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और इसको कम करेंगे तो भी क्या करेगा, ये बढ़ेगा। क्या ये बात सही है क्या? चलिए इसको देखेंगे हम, बाकी के दूसरे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको। साल बी इंक्रीज विद डिक्रीज इन आरपी, प्रेशर रेशियो को डिक्रीज करने पर साल बी इंक्रीज विद डिक्रीज इन आरपी, आरपी को डिक्रीज करेंगे और आरसी को इंक्रीज करेंगे, उसका जस्ट उल्टा है, ये आपको देखना है। साल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ आरपी, आरपी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ आरसी, आरसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब यहां पर आपको या तो फिर इस ड्वेल साइकिल के मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि काफी बड़ा फॉर्मूला बनता है, या फिर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मीन इफेक्टिव प्रेशर को बढ़ाने का तरीका क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर को बढ़ाने का तरीका है नेट वर्क को आप बढ़ा दीजिए। अब नेट वर्क को बढ़ाने के तरीके में आता है आपका क्या, कि हीट सप्लाई को बढ़ा दीजिए। बट पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हीट सप्लाई जो है क्या है, कांस्टेंट है, हमें फिक्स रखना है हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर रेशियो कि अगर डब्ल्यू नेट अगर हमें बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते थे, हीट सप्लाई करके। बट वो तरीका यहां पर अब काम नहीं आएगा, क्योंकि बोल दिया है कि हीट सप्लाई क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर आरपी अगर हम बढ़ाते हैं, तो आरपी अगर हम बढ़ाते हैं तो ये यहां पर हम पहुंच जाएंगे, और अगर हम आरसी को कम करते हैं तो ये यहां से फिर एक्सपांशन होगा। ये यहां से एक्सपांशन, तो अब ये जो एरिया है पहले के एरिया के मुकाबले कम है या ज्यादा है, तो यहां पर हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, बट थोड़ा सा आइडिया हम जरूर लगा सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि अगर आप हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर कम हीट एडिशन करो, इसका मतलब यही हो रहा है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन ज्यादा करो और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन कम करो, इसका मतलब यही हुआ ना। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन कम करो तो एक्सपांशन के दौरान हमें वर्क मिलता है, तो एक्सपांशन का स्कोप जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। पहले एक्सपांशन यहां से यहां हो रहा था, अब एक्सपांशन यहां से यहां होगा, एक्सपांशन के दौरान ही तो हमें वर्क मिलता है। तो इस केस में नेट वर्क जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ रहा है ये बात समझ में आ रही, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो एक्सपांशन के दौरान जो हीट एडिशन हो रहा है वो कम होगा, और कम होगा तो नेट वर्क जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, कि अगर आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ाना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर आपको बढ़ाना है कांस्टेंट हीट सप्लाई, क्योंकि हीट सप्लाई उतना ही रखना है कांस्टेंट हीट सप्लाई पर, तो उस केस में अगर आप प्रेशर रेशियो को बढ़ाएंगे और कट ऑफ रेशियो को कम करेंगे तो वहां पर नेट वर्क बढ़ेगा, और नेट वर्क बढ़ेगा तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होगा वो भी बढ़ेगा। अब देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया। अब स्टूडेंट में भी कंफ्यूज हो सकते हैं किससे, मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको साथ में बता ही देता हूं। अगर डीजल साइकिल की बात आती है, देखिए डीजल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो डीजल साइकिल क्या होता है, जहां पर हीट एडिशन जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, कंप्लीटली हीट एडिशन जो है कहां पर होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। तो अगर मैं बात करूं ये कट ऑफ रेशियो, यहां पर ये कट ऑफ रेशियो आरसी क्या है, V3/V2, जिसको मैं रो से भी डिनोट करता हूं। तो अगर कट ऑफ रेशियो अगर हम यहां पर बढ़ाते हैं, कट ऑफ रेशियो अगर हम बढ़ाते हैं तो ये कट ऑफ रेशियो मैंने बढ़ा दिया, तो नेट वर्क जो है ना वो बढ़ जाता है, नेट वर्क बढ़ जाता है। और नेट वर्क अगर बढ़ रहा है ना तो आप ध्यान रखें हमेशा कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो डीजल साइकिल के केस में कट ऑफ रेशियो बढ़ाने पर नेट वर्क बढ़ेगा, और नेट वर्क बढ़ेगा तो आप ध्यान रखें कि मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा। बट यहां पर कट ऑफ रेशियो बढ़ाने पर आप ध्यान रखें हीट सप्लाई भी बढ़ेगा, और हीट रिजेक्ट जो है वो भी बढ़ेगा, और हीट रिजेक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए ओवरऑल इफिशियंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सर पिछले वाले केस में कट ऑफ रेशियो को
कम करने पर डब्ल्यू नेट क्यों बढ़ रहा था? पिछले वाले केस में कट ऑफ रेशियो को कम करने पर डब्ल्यू नेट इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि वहां पर हीट सप्लाई कांस्टेंट था। मैं यहां पर केवल बात कर रहा हूं कट ऑफ रेशियो की। यहां पर हमने जो बात की है किसकी बात की है? ओनली कट ऑफ रेशियो की हमने बात की है। तो कट ऑफ रेशियो का क्या इफेक्ट होता है डीजल साइकिल के केस में? कट ऑफ रेशियो बढ़ाने पर नेट वर्क बढ़ेगा, हीट सप्लाई बढ़ेगा, हीट रिजेक्ट बढ़ेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ेगा और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग साथ में ध्यान रखें। और ड्यूल साइकिल के केस में अगर आता है तो कट ऑफ रेशियो कांस्टेंट, हीट सप्लाई पर कट ऑफ रेशियो। बाकी अगर ऐसे पूछा जाता है कि कट ऑफ रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो ड्यूल साइकिल में क्या होगा, बाकी दूसरे पैरामीटर्स हमें मतलब नहीं। कट ऑफ रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो ड्यूल साइकिल में भी सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो डीजल साइकिल में आपको देखने को मिला था। बट यहां पर कंडीशन हमें दे दी, कंडीशन दे दी है कि हीट सप्लाई जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए यहां पर आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन ए आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, बट फॉर्मूला याद रखना पहली बात तो टफ है, और याद भी रख लिया तो इससे वो ऑप्शन निकालना और भी ज्यादा टफ है, क्योंकि यहां पर माइनस में भी आ रहा है कट ऑफ रेशियो, इधर भी आ रहा है, तो वो फॉर्मूला काम का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है। द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर of a 6 cylinder engine working on an auto cycle are 17 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। देखिए बोर का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर, कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर। और स्ट्रोक का मतलब आपको पता ही है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। ये कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया। नंबर ऑफ सिलेंडर केस से हम डिनोट करते हैं, कितने दिए गए? 6 सिलेंडर दिए गए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला? टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब ये 6 सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम 9225 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया गया। कंप्रेशन रेशियो हमसे पूछा गया। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन टू द वॉल्यूम आफ्टर द कंप्रेशन। और कंप्रेशन रेशियो जो होता है वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन, सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम कितना होगा? क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम क्या कहलाता है? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये बन जाता है हमारा 1 प्लस वीएस डिवाइडेड बाय वीसी। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्रेशन रेशियो का। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? 1 प्लस वीएस बाय वीसी। तो ये हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। अब देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम अगर 6 सिलेंडर का दिया है तो स्वेप्ट वॉल्यूम भी 6 सिलेंडर का पता होना चाहिए। या फिर क्लियरेंस वॉल्यूम 1 सिलेंडर का निकाल लो, तो एक सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यहां पर सीधी सीधी बात है 9225 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 6 से। तो एक सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकालें? तो स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास डायमेंशन है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है क्या होता है? π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। यहां से स्वेप्ट वॉल्यूम निकाल लोगे। तो स्वेप्ट वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास कैलकुलेटर भी है। डायमीटर कितना दिया है हमें? 17 दिया है, इसका स्क्वायर, और लेंथ हमें दी गई है 30। और ये स्वेप्ट वॉल्यूम जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो स्वेप्ट वॉल्यूम भी हम इसमें निकालेंगे। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे, कहां पर? यहां पर पुट करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए सॉल्यूशन आई थिंक यहां पर दिया होगा। ये एक सिलेंडर का हम क्लियरेंस वॉल्यूम निकाल लेंगे और स्वेप्ट वॉल्यूम हमने निकाल लिया π/4 डी स्क्वायर इंटू एल से, तो ये आ जाएगा। और 1 प्लस वीएस बाई वीसी से हम निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5.42 जो होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हमेशा ध्यान रखें क्लियरेंस वॉल्यूम अगर टोटल दिया है तो आप एक सिलेंडर का निकालें, या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम 6 सिलेंडर का निकालें, आंसर वही आएगा। क्योंकि आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी करोगे, तो 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन वही 4 डायग्राम हमें दिए गए हैं, पीवी डायग्राम हमें दिए हैं। अब आपको बताना है कि ये पीवी डायग्राम किस साइकिल के। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये पीवी डायग्राम है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। जब भी
ऐसा डायग्राम आता है जिसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, इसका मतलब ये जो है क्या है, डीजल साइकिल है, जिसमें चारों प्रोसेस एक कर्व की मदद से रिप्रेजेंट की गई हो। पीवी डायग्राम है तो ये आपका कार्नोट साइकिल बनेगा। और यहां पर ये दोनों साइकिल में आप ध्यान रखें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यहां पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यहां पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यहां पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बट ये टीएस डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो पीवी डायग्राम है जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है दोनों, इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, ऑटो साइकिल होगा। और ये टीएस डायग्राम है जिसमें ये कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, सॉरी, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस। अब ये दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकती है, कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी हो सकती है, दोनों कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकती है। यहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोसेस जो होगी कांस्टेंट प्रेशर होगी, ये भी कांस्टेंट प्रेशर होगी, तो दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यह साइकिल आपका बन जाता है जूल साइकिल, और उसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रेटन साइकिल। तो यहां पर ए जो होगा कौन सा साइकिल होगा, डीजल साइकिल होगा, तो डीजल मतलब कि 1। बी जो है ये है बी, ध्यान रखें, तो बी जो होगा कौन सा होगा, ब्रेटन साइकिल होगा, तो बी ब्रेटन साइकिल होगा, तो ये ऑप्शन डी जो होगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी साइकिल का पीवीटीएस डायग्राम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर हमें यहां पर पता चल गया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, यहां पर सभी साइकिल के पीवीटीएस डायग्राम आपको दिए गए हैं। ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ब्रेटन साइकिल है और कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम कैसा बनता है, रेक्टेंगल बनता है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आईसी इंजन हैज ए बोर एंड स्ट्रोक इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो डायमीटर और स्ट्रोक दोनों बराबर है और ये कितने हैं, 2 यूनिट के बराबर। द टोटल एरिया कैलकुलेटेड हीट लॉस फ्रॉम द इंजन कैन बी टेकन एज। तो देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर से हीट लॉस जो होगा वो कहां से होगा, हमेशा ध्यान रखें हीट लॉस जो होगा इसके आसपास के एरिया से होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया से होगा, इस एरिया से। बॉटम में क्या होता है, क्रिंक केस होता है, तो वहां से हीट लॉस नहीं होता है, ध्यान रखें। और ऊपर क्या होता है आपका सिलेंडर हेड, जिस पर इनलेट एग्जॉस्ट वॉल लगे होते हैं, वहां से भी हीट लॉस नहीं होगा। तो हीट लॉस जो होता है ये आसपास के एरिया से, कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का क्या होता है, पाई डी इंटू एल। तो पाई इंटू टू 4 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका 4 पाई यूनिट स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ए हीट इंजन वर्किंग ऑन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल द एफिशिएंसी विल बी। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डीजल साइकिल की इफिशियंसी जो है 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1 इंटू रो की पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें। तो इसकी इफिशियंसी ध्यान रखें, आर को बढ़ाने पर इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी। गामा को बढ़ाने पर इफिशियंसी बढ़ेगी। कट ऑफ रेशियो को बढ़ाने पर इफिशियंसी क्या होती है, कम होती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इंक्रीज एज फ्यूल कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज, नहीं डिक्रीज होगा। नॉट चेंज एज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो, डिक्रीज एज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल साइकिल हैव इक्वल थर्मल एफिशिएंसी। देखिए अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो कौन कौन से साइकिल की एफिशिएंसी सेम रहेगी। तो सेम कंप्रेशन रेशियो, तो सभी साइकिल को हम बना लेते हैं। सबसे पहले डीजल साइकिल हम बनाते हैं। ये डीजल साइकिल,
ऑटो साइकिल, इसके अंदर ऑटो साइकिल कैसे बनेगा? कंप्रेशन रेशियो वही, फिर कंप्रेशन रेशियो वही, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन कराना पड़ता है, फिर एक्सपांसन, फिर हीट रिजेक्शन। तो ऑटो डीजल की तो नहीं होगी। जूल साइकिल क्या होगा? और जूल साइकिल मतलब ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल बना लेते हैं। ब्रेटन साइकिल में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपांसन, हीट रिजेक्शन। ये जूल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, पीवी डायग्राम में। देखिए स्टर्लिंग साइकिल अगर आपको पता हो, स्टर्लिंग साइकिल में क्या होता है, मैं स्टर्लिंग बना रहा हूं अलग से। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन नहीं होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन, आइसोथर्मल एक्सपांसन, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन। ये आइसोथर्मल प्रोसेस। और ऑटो साइकिल जो है ये भी सेम वैसे ही बनाना, तो इसकी इफिशिएंसी और इसकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो याद रखें ऑटो साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल की इफिशिएंसी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम बन रहे हैं ना। ये आपका स्टर्लिंग साइकिल है, बट ऑटो साइकिल भी तो वैसे ही बनेगा। यहां पर ये दोनों प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो जाएगी, यहां पर आइसोथर्मल होती है बस, बाकी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होता है। तो सेम कंप्रेशन रेशियो है। देखिए क्या होता है सेम कंप्रेशन रेशियो, नाम सुनते से ही स्टूडेंट सोचते हैं कि ऑटो और डीजल में कंपैरिजन होगा, नहीं, सेम कंप्रेशन रेशियो है। तो इफिशिएंसी दोनों किन दोनों साइकिल की इफिशिएंसी सेम रहेगी? वह आपका स्टर्लिंग एंड ऑटो होगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टर्लिंग साइकिल और ऑटो साइकिल दोनों बनाए गए। ओके, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे वैसे, बट आपको ये पता होना चाहिए स्टर्लिंग साइकिल क्या होता है। ये 2-3 बार आ चुका है कॉन्सेप्ट, तो आपको याद हो गया होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेशन होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही क्या होगा? एक्सपांशन होगा। बाकी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा, जो कि आपका ऑटो साइकिल में हो रहा था। ठीक है, इसलिए यहां पर देख सकते हो ये दोनों प्रोसेस अगर सेम है तो इफिशिएंसी भी क्या होगी? सेम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज अ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो मतलब वही आर की बात चल रही है, कितना है? 6। द लोवेस्ट साइकिल प्रेशर, लोवेस्ट साइकिल प्रेशर कहां पर होता है? 1 पर ही होता है, 0.1 मेगा पास्कल। एंड ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट 27, T1 जो है ये कितना है? 27। अच्छा, ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है, ये मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया है? इट विल बी 1569 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट मतलब टेम्परेचर लिमिट बोल रखा है, मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात चल रही है, ध्यान रखें। व्हाट इज टेम्परेचर आफ्टर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, मतलब ये गामा की वैल्यू। देखिए हमें निकालना क्या है, इसको आपको समझना होगा। कौन सा साइकिल बोला गया है? ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल का आप बना लीजिए सबसे पहले टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हीट रिजेक्शन। देखिए ये टेम्परेचर दिया है, ये टेम्परेचर दिया है, हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, मतलब ये T4 हमें निकालना है। कैसे निकालें? ये दिया है, ये दिया है। एक रिलेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, बिल्कुल होगा।
अच्छा ये दिया है तो ये निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम क्या लिखते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा-1, और V1/V2 क्या है, वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो है ना, कंप्रेशन रेशियो जिसको हम बोलते हैं। तो ये कितना दिया है, कंप्रेशन रेशियो 6 दिया है, 6 की पावर 1.4-1, तो यहां से T2 आप निकाल लीजिए। ये T2 निकालने का पैटर्न है, हमेशा हर क्वेश्चन में इसी तरह से निकलते हैं, डीजल साइकिल ऑटो साइकिल का आएगा भी क्वेश्चन हो। 300 इंटू 6 की पावर 0.4, तो यहां से T2 आप निकाल ले, कैलकुलेटर है आपके पास, तो 6 की पावर 0.4 करेंगे 2.04 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 300 से, दिया जाएगा 614 केल्विन। T2 आ गया है, T3 दिया है, T1 दिया है, तो बस सिंपल सा रिलेशन लगा दीजिए, T1 इंटू T3 इज इक्वल टू T2 इंटू T4। T4 निकालना है, T1 कितना आ गया 614, T3 कितना दिया है 569, में आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, 1569 प्लस 273, ये आएगा 1842 इज इक्वल टू T2 कितना आया था, चलिए थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, जल्दबाजी, आप जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल सोच समझ के कैलकुलेशन करें, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन गलत किया आते हुए, इसका मतलब आपके 4 नंबर गए, 3 नहीं 4, क्योंकि नेगेटिव भी जाएगा। 1 पर टेम्परेचर कितना है 27, मतलब 300 केल्विन, और यहां पर अभी अपन ने देखा था कितना आ रहा था, इट विल बी 1842 2 पर कितना है 614, T4 आप निकाल लीजिए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 300 से, और डिवाइड कर दीजिए किससे 614 से, दिया जाएगा 900, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, T4 इज इक्वल टू 900 केल्विन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ऑटो डीजल साइकिल के क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनेंगे, आपको ये वाले रिलेशन बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, देखिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर रेशियो जो होता है T2/T1, प्रेशर के टर्म्स में P2/P1 की पावर गामा-1 अपॉन गामा, और वॉल्यूम के टर्म्स में V1/V2 की पावर गामा-1, ये रिलेशन बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, वो लगाना भी आना चाहिए, 1 से 2 के बीच में इस तरह से लिखेंगे, 3 से 4 के बीच में भी आपको लगाना आना चाहिए, 3 से 4 के बीच में भी यही रिलेशन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 900 केल्विन, और इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जैसा मैंने बताया वैसे ही दिया है, और आप इसको बना भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इन एसआई इंजन फॉर हायर थर्मल इफिशियंसी, एसआई इंजन थर्मल इफिशियंसी हायर कब मिलेगी, ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही हम आंसर करेंगे। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट ऑप्शन मतलब बहुत सारे तरीके हैं इफिशियंसी को बढ़ाने, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखिए कंप्रेशन रेशियो शुड बी हाई विथ इन द अवेलेबल लिमिट, यस ये बात तो बिल्कुल सही, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रखेंगे तो एक्सपांशन का स्कोप क्या होगा, बढ़ेगा, कोई भी ऐसा इंजन हो, बिल्कुल सही बात है। हीट लिबरेशन ड्यूरिंग कंबशन शुड बी मैक्सिमम, हीट लिबरेशन ड्यूरिंग कंबशन शुड बी मैक्सिमम, ऐसा तो कुछ भी नहीं। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो शुड बी हाई, लॉन्ग फ्लेम ट्रेवल डिस्टेंस नहीं, ये तो नॉकिंग के पैरामीटर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली ऑप्शन ए होगा। कंप्रेशन रेशियो अगर ज्यादा होगा तो इफिशियंसी क्या होगी, ऐसा इंजन की ज्यादा होगी। ऐसा इंजन की वर्किंग जो होती है किस पर डिपेंड होती है, ऑटो साइकिल पर बेस्ड होती है, डिपेंड नहीं बेस्ड होती है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल इज, कंप्रेशन रेशियो अगर सेम है तो हमेशा ध्यान रखें, कंप्रेशन रेशियो अगर सेम है तो ऑटो साइकिल की इफिशियंसी जो रहेगी वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, ड्वेल से, और ये भी ज्यादा होती है किससे, डीजल से। कंप्रेशन रेशियो अगर सेम है तो बाकी दूसरे पैरामीटर अगर है तो वहां पर ध्यान रखें डीजल की ज्यादा होती, तो बिल्कुल आसान है ये। मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सेम कंप्रेशन रेशियो तो इफिशियंसी क्यों ज्यादा है, क्योंकि नेट वर्क हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। देखिए बना लेते हैं, ये हमारा ऑटो साइकिल है, सेम कंप्रेशन रेशियो रखना है, तो डीजल साइकिल कैसा बनेगा, 1 से 2 यही प्रोसेस आएगी, कंप्रेशन रेशियो सेम, एक्सपांशन भी वही प्रोसेस, ये डीजल बन गया। तो एरिया अंडर द कर्व ऑटो का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसीलिए इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा होगी अगर सेम कंप्रेशन रेशियो रखा है तो हम, तो ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटो साइकिल हैज अ कंप्रेशन रेशियो 8। ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो हमें दिया है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, V1/V2, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। यह क्या बन जाता है आपका कंप्रेशन रेशियो। ये हमें दिया गया है कितना, 8 दिया गया है। ओके, इफ 250 किलो जूल ऑफ वर्क इज एक्सट्रैक्टेड, वर्क कितना मिल रहा है हमें, 250 किलो जूल। ओके, फ्रॉम द साइकिल द हीट रिजेक्टेड बाय द साइकिल, हीट रिजेक्टेड हमें निकालना है, तो क्या करें हम, कैसे प्रोसीड करें। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो दिया है, इसका मतलब इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो दिया है तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ऑटो साइकिल है, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी ये होती है, और इफिशियंसी क्या होती है, नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाई। तो इफिशियंसी सबसे पहले कैलकुलेट करें, 8 कंप्रेशन रेशियो दिया है, तो देखिए बिल्कुल ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, 8 टू द पावर 1.4, गामा की वैल्यू नहीं दी है तो आप 1.4 ही लेंगे, 1.4 माइनस 1, तो 8 टू द पावर क्या करेंगे, 0.4 करेंगे, और 1 से डिवाइड करेंगे इसको, और 1 में से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 56.47% इफिशियंसी। कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो ये कितना बनेगा, 0.564 इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। अब डब्ल्यू नेट जो है यहां पर हमें दिया है, कितना दिया है, 250, तो हीट सप्लाई आप यहां से निकाल लें। चलिए, तो क्या करूंगा मैं, 250 में डिवाइड कर दूंगा इसका, तो हीट सप्लाई आएगा हमारे पास कितना, 442.69 किलो जूल। पूछा क्या है हमसे, यही पूछा है क्या, नहीं, हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाई आ गया, डब्ल्यू नेट आ गया, तो इसमें से 192, हीट रिजेक्ट निकालना है ना, तो क्या होगा, हीट सप्लाई माइनस नेटवर्क, तो यहां से आप निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करें, नहीं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा। कैसे किया है वो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है, कंप्रेशन रेशियो दिया है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाले, एफिशिएंसी निकाली हमने, तो उससे हमने क्या निकाल लेंगे, हीट सप्लाई निकाल लेंगे। हीट सप्लाई अगर हमें पता चल गया तो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट क्या होता है, वर्क होता है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, वर्क भी निकाल लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, एन आइडियल स्पार्क इग्निशन इंजन हैज अ कंप्रेशन रेशियो 9। कंप्रेशन रेशियो हमें दे रखा है कितना, 9, आर से हम डिनोट करते हैं इसको। व्हाट इज इट्स एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.5। क्या होता है कि स्टूडेंट खुश हो जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान है, नो डाउट आसान है, बट ये भूल जाता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो ये दे रखा है 1.5। क्या होता है, जनरली हम 1.4 लेते हैं एयर के लिए, और वही वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसको आपको कंसिडर करना है। तो स्पार्क इग्निशन इंजन है, मतलब ये ऑटो साइकिल की इफिशियंसी हमसे पूछी, 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन आर कितना, 9 की पावर
1.5 माइनस 1, 1.5 मतलब 0.5, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब 3, 1/3, 1/3, 3 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 66.67। यस, ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर से भी आप बना सकते थे, इतना स्पीड होना चाहिए। कैसे किया समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू कितनी लेनी है, 1.5 लेनी है, तो यहाँ पर 0.5 बनेगा, 0.5 मतलब 9 की पावर 0.5 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, 1/3, 1/3 तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क इग्निशन इंजन हैज अ कंप्रेशन रेशियो 8, अगेन एसआई इंजन का क्वेश्चन है, कंप्रेशन रेशियो हमें दे रखा है 8, कोई दिक्कत नहीं। द वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन इज, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन का मतलब क्या है, ये V1, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन मतलब V1 ही हुआ ना, 0.9 मीटर क्यूब पर केजी, ओके कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला, नेट हीट इंट्रैक्शन पर साइकिल, नेट हीट इंट्रैक्शन पर साइकिल, नेट हीट इंट्रैक्शन मतलब नेट वर्क होता है ना, क्यू नेट हमें दे रखा है और क्यू नेट डब्ल्यू नेट के बराबर होता है, और ये कितना दे रखा है 1575 किलो जूल पर केजी दे रखा है हमें, ओके। व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, नेट वर्क डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, तो ये मीन इफेक्टिव प्रेशर हम यहां से निकाल लें। अब मेन इफेक्टिव प्रेशर निकालना तो नेट वर्क पता होना चाहिए, तो नेट वर्क तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्योंकि ये नेट हीट सप्लाई के बराबर रहेगा। अल्टीमेटली निकालना क्या है हमें, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम कैसे निकाले, कंप्रेशन रेशियो दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है इसको समझिए, कंप्रेशन रेशियो जो होता है ये होता है आपका V1/V2 का वॉल्यूम, ओके। और V1 जो होता है ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके। तो यहां पर आपको ये वाली वैल्यू दे रखी, ये वाली वैल्यू दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से V2 निकाल लीजिए। ये 8 दिया है, ये कितना दिया है 0.9 दिया है, तो V2 निकाल लीजिए। और V2 जो होता है यही क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम होता है ना, तो अल्टीमेटली आपको क्या पता चल जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम कितना होगा 0.9 डिवाइडेड बाय 8, 0.9 डिवाइडेड बाय 8, तो ये बन जाएगा 0.1125। हमें क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वेप्ट वॉल्यूम। V1 जो होता है ये क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ये दिया है V1 कितना 0.9, क्लियरेंस वॉल्यूम आ गया 0.1125, तो स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा कितना 0.9 माइनस ये, तो स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा कितना 0.7875, यूनिट क्या है मीटर क्यूब पर केजी, ओके। ये समझ में आया सब लोग, स्वेप्ट वॉल्यूम पता चल गया, डब्ल्यू नेट है, मीन इफेक्टिव प्रेशर 1575 डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम 0.7875, ऑप्शन देख लीजिए, 2 2 2 2 बार 2 2 2 बार। अब 2000 क्या आया ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, स्वेप्ट वॉल्यूम तो हमने उसी में लिया किलो जूल में, मतलब ये जो आएगा किलो पास्कल में आएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे किया, एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, ये सपोज हमारा सिलेंडर है, पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, पिस्टन की ये जो पोजीशन होती है, ये इनर डेड सेंटर, वर्टिकल इंजन में टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, तो ये जो वॉल्यूम होता है ये कहलाता है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम होता है ये कहलाता है स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम कहलाता है, और ये कितना होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम का सम होता है। और बिफोर द कंप्रेशन पिस्टन यहाँ पर रहेगा, और इसी को हम बोलते हैं V1, ये भी आप ध्यान रखें। आफ्टर द कंप्रेशन पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा,
तो V2 जो है किसके बराबर हो जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर। और रेशियो जो होता है कंप्रेशन रेशियो V1 बाई V2 का रेशियो होता है। तो V1 जो है ये हो गया, V2 जो है VC हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो आंसर हमें पता चल गया 20 बार, हाउ इट विल बी 20 बार, किलो जूल पर केजी, किलो जूल, किलो जूल। यहाँ पर अपन ने किलो जूल में लिया इसको पॉइंट में 20 बार आया है यहाँ पर आंसर। स्पार्क इग्निशन इंजन कंप्रेशन रेशियो 8, द वॉल्यूम बिफोर द, देख लेते हैं सॉल्यूशन अपन। 20 बार कैसे आया है यहाँ पर, लेट मी चेक। हाँ, क्लियरेंस वॉल्यूम तो यही आएगा, नो डाउट। वर्क डन जो होगा मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। वर्क डन को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर अपन ने यही तो निकाला 1575 डिवाइडेड बाय अपन ने क्या किया, ये किया, ये आएगा 0.7875 आएगा, यही आएगा। देख लीजिए डिफरेंस, 0.9 माइनस 0.1125, 0.7875। अब यहां पर अगर मैं इसको वर्क डन को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जूल में आ जाएगा। जूल में आएगा मतलब आंसर जो आएगा पास्कल में आएगा। पास्कल को कन्वर्ट करना है अपने को बार में, तो 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। और अपन ने जो निकाला था वो क्या निकाला था, 1575 को अपन ने डिवाइड किया था उससे, तो 2000 आ रहा था अपना, 2000 क्या आ रहा था, 2000 यहाँ पर ये किलो जूल में था, तो ये क्या बनेगा, किलो पास्कल बनेगा। हाँ, बात बराबर है, किलो पास्कल है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 3, हाँ तो 20 बार और 200 किलो पास्कल, बात तो बराबर है ना। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए, ये और ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों सेम है। 20 बार, 20 बार मतलब क्या हुआ, 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, ये तो 20 इंटू 2 जीरो इधर ले लेते हैं, इंटू 10 की पावर 3 पास्कल, तो ये 200 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल की जगह किलो पास्कल। तो डेफिनेटली दोनों आंसर जो है क्या है, सेम है, तो बी भी होगा सी भी होगा, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। ओके, वो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर एक जीरो कम हो सकती है। ओके, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, जो अपन ने देखा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल ऑटो साइकिल वर्क बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर टी मिनिमम हमें दे रखा है कितना, 300 केल्विन। ओके, मैक्सिमम टेम्परेचर हमें दे रखा है कितना, इट विल बी 1800 केल्विन। अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द साइकिल फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट। गामा की वैल्यू हमें दे रखा है 1.5। अब कंप्रेशन रेशियो पूछा है बेटा यहां से, कंप्रेशन रेशियो, तो कंप्रेशन रेशियो तो हम कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर के टर्म्स में निकालते हैं ना, T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा -1। तो ये V1 बाई V2 की वैल्यू निकालना है, तो कंप्रेशन रेशियो जो रहेगा ये क्या रहेगा, T2 बाई T1 की पावर 1 अपॉन गामा -1, ऐसे बन जाएगा। अब T1 और T3 दिया है, ये मिनिमम टेम्परेचर मतलब T1 है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है T3 है, और मैक्सिमम वर्क आउटपुट, तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट में हमें टेम्परेचर पता है T2 जो होता है कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ T1 एंड T3 होता है। तो पहले तो आप T2 निकालें, तो ये T2 जो बनेगा क्या बनेगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो यहां से 36 मतलब 600 आ जाएगा आई थिंक, यस। 1800 मल्टीप्लाई बाय 300, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1800, इसका स्क्वायर रूट करेंगे दिया आएगा
3600 600 नहीं आएगा, ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर आपके पास है। 734.48 केल्विन हमारे पास T2 आ जाएगा। और ये अगर T2 हमारे पास आ गया तो इसको यहां पर आप पुट कर दें। T2 इज 734.84 डिवाइडेड बाय T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, यस। और यहाँ पर 1 बाय गामा की वैल्यू कितनी लेना है, 1.5 लेना है, ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर भी गलती हो सकती है। चलिए तो इसको 300 से डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। इसकी पावर लगा लेते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ रहा है 6, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ऑप्शन है क्या 6? यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन हमने देखे इस सेशन में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो रही होगी। अगर आपको किसी सॉल्यूशन वगैरह में, किसी आंसर में अगर डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ओके, चलिए तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप को सेशन पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ये चीज़ जरूर बताएं। और सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। यहाँ पर इस सेशन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सारे सेशन को आप जरूर देखें, डेफिनेटली आपको मदद करेंगे आने वाली मेंस एग्जाम के लिए। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच।